भारत में परिवार इस संस्था को कौन सी समस्याएं प्रभावित कर रही है जो आप सबको मालूम है, उसको केवल एक सूची में ऐसा पढ़ लेंगे, उसकी चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, वो चलती रहती है मीडिया में वगैरह। अब इसमें भी मेरे सामने समस्या थी कि कहां से प्रारंभ करना चाहिए, पहला नंबर किसको देना। तो एक बड़ा अच्छा अभी चर्चा में आया हुआ ऐसा कानून है, पोक्सो, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, 2012 में बना और अभी अमेंडमेंट बिल आया 2019 का। चर्चा की आवश्यकता नहीं, सारा आता है पेपर में। विवाह विच्छेद, डाइवोर्स प्रमाण बढ़ रहा है। फैमिली कोर्ट्स एक्ट बना 1984 में। भारत में मेरे पास आंकड़ा है 25 नवंबर 2016, उसमें फैमिली कोर्ट्स की संख्या है 439, अभी बढ़ गए हैं बहुत। सुप्रीम कोर्ट में ये जो फैमिली रिलेटेड केसेस है 1999 से 2008 तक बढ़त जो हुई है, 2099 जो रजिस्टर्ड थे केसेस, ये 9 वर्ष में 103% केसेस की संख्या बढ़ गई है। मैंने 2 साल पूर्व इधर दिल्ली में आया था प्रवास के, थोड़ा पूछताछ किया कि फैमिली कोर्ट में रजिस्टर्ड केसेस कितनी है भारत में, 7.5 लाख से अधिक ऐसी केसेस वहां पर है। एक इंडिया टुडे का अंक मेरे पढ़ने में आया 23 अक्टूबर 2019, आलेख का नाम था अकेले और खुश। सारी लड़कियों के उसमें बड़े बड़े आलेख थे। एक उन्होंने मिलकर सिंगल फोरम फॉर सिंगल वुमन राइट्स ऐसी संस्था स्थापन की है, राही नाम की संस्था स्थापन की है, और ये सब लीड करने वाले लीडर इधर के है, दिल्ली के आसपास वाली है। महिला अधिकार समूह, इनकी मांग क्या है? एक रुंझुन गुप्ता ने, आयु 35 है, अकेली है, और समर्थन किया है। वो बोलती है शादी करना या न करना व्यक्तिगत मामला है, उसका सम्मान करना चाहिए। अंबर परिधि सहाय, दिल्ली से है, 43 साल की। मेरे लिए मेरा करियर बहुत महत्वपूर्ण था, डिजाइन डायरेक्टर है दिल्ली में। ये जो संस्था बताई मैंने महिला अधिकार समूह की, उनके 12 राज्यों में 1,30,000 महिलाएं इस संस्था से जुड़ी हुई है। पुरुषों द्वारा महिलाओं पर अत्याचार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में, इसकी भी संख्या बहुत गति से बढ़ रही है। गर्भपात, महाराष्ट्र से आ रहा हूं, आपको लगेगा ये सब दिल्ली के बता रहे, महाराष्ट्र का क्या है, थोड़ा सा उसका भी नाम लीजिए ना। तो महाराष्ट्र राज्य में 2014 से 17 में गर्भपात हुई ऐसी रजिस्टर्ड संख्या है 7 लाख। अनैतिक संबंध से बच्चों का जन्म, वृद्धाश्रम की बढ़ती संख्या, लिव इन रिलेशनशिप्स, प्री वेड फोटोग्राफी, शादी के पहले ही फोटोग्राफी यानी वीडियो कैमरे लेकर, पिक्चर में जैसा बताते हैं वैसा। बंगलोर से आ रहा हूं मैं, ये नया सुनने को मिला मेरे को। और वो शादी में उधर बता, अभी जैसे ये बताया हमको, वैसा इधर शादी हो रही, उधर ये इनके डांस लोगों ने देखना, ऐसा एक नई हवा आई है। ये मानस शास्त्र वाले जो लोग इसका सारा अध्ययन कर रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी का, उसके जो प्रभाव है, उसमें जो बीमारियां हैं उसका थोड़ा सा स्मरण करेंगे। इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, IAD नाम से ये बीमारी है। न्यूयॉर्क के डॉक्टर गोल्डबर्ग, इन्होंने इसका गहरा अध्ययन किया। इसके कारण वो जो विचित्र मानसिक असंतुलन आता है, निद्रा का नाश होता है, जीवन पर प्रभाव होता है, उसकी चर्चा उन्होंने अपनी किताब में की है। एक और पेंगुइन ने पुस्तक प्रकाशित किया है, द प्लग इन द ड्रग। टीवी का मस्तिष्क पर क्या प्रभाव होता है, आंखें कैसी खराब होती है, ये सारी बातें उसमें आई है। एक स्कॉटिश आर्ट्स काउंसिल है, उसका सर्वेक्षण है आयु 12 से 16 के बच्चों का। उनके ध्यान में आया कि ये बच्चे 19 घंटे टीवी देखते हैं,
और उसके कारण उनकी पढ़ने और लिखने की प्रवृत्ति नष्ट होती है। साइबर कॉफी हाउस एसोसिएशन अहमदाबाद के अध्यक्ष है हेमंत भट्ट। उन्होंने 18 से 30 के आयु के युवकों का सर्फिंग का अभ्यास किया। वो चेयरमैन ही है स्वयं। उन्होंने बताया अधिकांश पोर्नो वेबसाइट देखते हैं। पावर वर्सेस फोर्स, द हिडन डिटरमिनेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, डॉक्टर डेविड हॉकिंस टीवी के दर्शकों का अध्ययन किया है। उन्होंने बताया कि अपनी रुचि और अरुचि इसको बार बार उत्तेजित करना, यह टीवी का काम रहता है, जिसका कुप्रभाव रोग प्रतिकार शक्ति पर बुरी तरह होता है। ये जो बार बार बीमारियां और डिप्रेशन ये सब आता है वो वहीं से आता है। और इसका परिणाम जो होता है वो एक हिंदी वाक्य में बड़े सुंदर बताया है, सहभोजन के समय की अकाल मृत्यु। एक और वाक्य मेरे को पढ़ने को मिला, ये सारा जब दिया मेरे को विषय तब, कि हम जो अति स्वतंत्रता देते हैं बच्चों को ये प्रभाव के कारण, तो उसके कारण या तो बहुत छूट दे देते हैं या फिर पेंटिंग, यानी वो हेलीकॉप्टर जैसा कंटिन्यूसली देखते रहता है, वैसा बार बार हर छोटी छोटी बात पे देखते रहना, और उसके कारण भी कई समस्याएं ये आती है। एक और बड़ी गंभीर समस्या जो है वो है हमारा मॉडर्निटी, एक वेस्टर्नाइजेशन का को प्रभाव जो है उसका सबसे बड़ा असर यानी इंडिविजुअलिज्म, मैं अकेला, वो इंडिया टुडे का अंक बताइए आपको मैंने, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ, ये उनका एक बेसिक घोषणा है। ये सूची यहां मैं रोकता हूं लेकिन बंद नहीं करता हूं, इसमें आप और जोड़ सकते हैं समस्याएं। ये हमको मालूम चाहिए कि अपने देश में क्या हो रहा है, इसलिए। लेकिन हम तो सब एक समस्या की चर्चा करने वाले लोग नहीं हैं। गुजरात के प्रवास में था मैं, तो वहां मेरे को एक बहुत सुंदर वाक्य पढ़ने को मिला। वो वाक्य क्या था? तमे प्रसन्न रहो, नहीं तो तमारो डॉक्टर प्रसन्न रहे छे। बराबर है? बस यहां से हमारा कुटुंब प्रबंधन शुरू होता है, लेकिन ये व्याख्यान माला होने से मेरे को ये 5, 7, 10 मिनट खर्च करने पड़े। तो अभी हम शुरू करेंगे। पहला काम ये करेंगे कि बहुत बढ़िया, जितनी जोर से आपको तालियां बजाना आती है उतनी जोरदार तालियां बजाओ। शुरू कर दो जम के तालियां। अभी फिर से एक बार ताली बजानी है, लेकिन जैसी मैं बजाऊंगा उसका अनुसरण करना है, ठीक है ना जी? जाओ। कौन सा नाद अच्छा लगा? क्यों लगा? इसमें ताल और लय था, रिदम था। अभी कुटुंब प्रबंधन का पहला बिंदु यहीं से शुरू करते हैं। ये तो ऐसी खेल अट्रैक्शन के लिए लिया मैंने, लेकिन मुख्य बिंदु है। एक बार मैंने जैसे कहा कि आज अपनी समय की मर्यादा है, इसलिए उसको लंबा विस्तार नहीं करेंगे, संकेत करेंगे। हमने स्वयं में जो भी सारी बातें आएंगी वो सारे प्रश्न मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए, ऐसा समझ के सुनना है। तो मेरी दिनचर्या, इसको एक बार देखने की, समझने की जरूरत है क्या? उसको थोड़ा सा फिर से उसकी पुनर्रचना करने से, पहला जो वाक्य है अपना, तमे प्रसन्न रहो, हम सबको प्रसन्न रहना, बाकी कुछ नहीं करना है। तो दुनिया में कुछ है नहीं, बाकी सब जो ऐसी निकल जाएगा। हमको ये युक्ति सीखना है, हमको ये ज्ञान प्राप्त करना है, हमारे में ये कुशलता आनी चाहिए कि बस बाहर जो भी होगा होने दीजिए, मैं प्रसन्न रहूंगा। बस एक ही बात, हर बार पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये रहेगा। और इसलिए इसमें बाधा डालने वाली पहली बात हमारी दिनचर्या है, माय डेली रूटीन।
उसको थोड़ा सा आप आराम से देख लीजिए। आज गति से जाना है अपने को, है ना। इसलिए परिवार जो शुरू होता है वो जोड़ी से शुरू होता है। अकेला परिवार शुरू करता है क्या? इसलिए तो दोनों के संवाद थे। तो मैं भी आपको 6 शब्द यहां से गिनाता हूं। वो जोड़ी जोड़ी से रहेंगे, 2-2 की जोड़ी में आएंगे वो आपके सामने, और आपने उसको 2-2 बार दोहराना है। 2 बार दोहराना खुली आवाज में, ठीक है ना जी। भजन भोजन, भाषा भूषा, भवन भ्रमण। चलो, पहला जो शब्द था भजन, एक सुंदर भजन कर लेंगे। भजन के बोल बड़े सरल है। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम। भजन करना है, सुनना है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति ओम। ठीक है ना। मैं बोलूंगा, उसके आगे अनुसरण कीजिए, ठीक है ना। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम। 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 इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया 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 शक्ति ओम। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम 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 शक्ति ओम। कैसा लगा? बहुत अच्छा। ये गुलाब जाम खाकर आनंद मिला? ये कोई टीवी सीरियल देख के आनंद मिला? हमारे ही पास है। और इसलिए जैसे मुझे विषय दिया है चुनौतियां और समाधान। चुनौतियां की लिस्ट अपन ने पढ़ लिया। समाधान का एक बड़ा सरल वाक्य है, उसका आधा हिस्सा तो हमारे राकेश जी ने आपको बता ही दिया है, उसको मैं केवल पूरा करता हूं। संवेदनशीलता, ऐसा उनके भाषण में आया था शब्द, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता, संवाद के लिए समय। इसमें सारी समस्याओं का और चुनौतियों का समाधान मिल जाएगा। हमारे में संवेदनशीलता चाहिए और अपने परिवार के साथ गपशप करने के लिए। बाकी दुनिया एक तरफ, मेरा परिवार मेरे साथ, जो भी है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। मैं चेन्नई में 60 लोग एक घर में रहते, उस घर में जाके आए, सब प्रसन्न थे। एक भी ऐसा रो रहा है, धो रहा है, ऐसा दिखाई नहीं दिया। जितने हैं उतने साथ बैठेंगे, सामूहिक भोजन करेंगे और थोड़ा दिन भर का, सप्ताह का क्या हुआ है क्या नहीं, एक में का सुन लेंगे। सुनने के लिए अवसर निकालेंगे। ये समय निकालना, यहां से अपना पहला प्रारंभ हो जाता है। अभी वो जो अपने शब्द थे, भजन भोजन, भजन का क्या आनंद है वो आपने ले लिया। संभव है तो रोज, नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक दिन तालियां बजाकर भगवान का नाम लेना, यानी ही भजन, ऐसा नहीं है। आपने एक बहुत अच्छा सुंदर तुलसी रामायण का सुंदरकांड पढ़ लिया तो भी वो भजन हो गया। अच्छा, एक आधा कोई और अच्छा प्रवचन पढ़ लिया सबने बैठकर तो भी वो भजन हो गया। भजन है भगवान से जुड़ना, इतना ही सरल है। वो आपको जिस पद्धति से, हमारे को मन है, बुद्धि है, हृदय है, जिससे आप जुड़ सकते हैं उससे जुड़ोगे। हम अपना मोबाइल जो है वो दिन में एक बार चार्ज करते हैं क्योंकि उसकी ऊर्जा कम हो जाती है।
हमारे सारे संतों ने, वो किसी भी भारत के प्रांत में, किसी भी भाषा में, जाति में जन्म लिया हो, उन्होंने हमको यही बताया है कि ये विश्व को चलाने वाली जो शक्ति है, हम तो अपने मोटर से यहां आए हैं, भगवान सूर्य नारायण को कौन घुमा रहा है? उसको भगवान बोलते हैं, लेकिन उसको घुमा रहा कौन? हम जिस पृथ्वी पर बैठे हैं वो पृथ्वी घूम रही है, उसको कौन घुमा रहा है? उसी का मैं अंश हूं, और इसलिए उसको याद करना दिन में एक बार। और संघे शक्ति ही कलौ युगे, ऐसा बताया है। यानी हमने संगठित रहना। आज परिवार, ये सबसे छोटी समाज की जो महत्वपूर्ण इकाई है, वही बिखर रही है। डिसइंटीग्रेशन वहां है, इसलिए इलाज वहां करना, तो फिर बाद में अपना देश, राष्ट्र सब ये एक अच्छा सुंदर हो जाएगा। भगिनी निवेदिता का एक बहुत सुंदर वाक्य है, We should surround our children with the thought of their nation and their country. The center of gravity must lie for them out of heaven. केरल में मैं गया था, वहां पर मेरे को घर के लिए बहुत सुंदर वाक्य सुनने को मिले। मैं यहां से बोलता हूं, आप एक बार दोहराइए उस वाक्य को। घर यानी देवालय, घर यानी विद्यालय, घर यानी आदरालय, घर यानी सेवालय। अभी अपने घर में जाओ मन से, मन कहीं भी जा सकता है, और देखो ये जो 4 वाक्य है, वैसा मेरा घर है। आज तो मेरा घर टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, लंबी सूची है, और टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आती है, वो चीज लाकर रखेंगे कहां? घर में जगह ही नहीं। तो इसको देखना, ये कुटुंब प्रबोधन का 130 करोड़ जनता को ये इतना ही आह्वान है कि हमारे घर का वातावरण ऐसा है क्या? ये वातावरण ऐसा बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने परिवार को थोड़ा सा निहारा, देखा, तो ध्यान में क्या आता है कि छोटा बच्चा है तो घर में वो अपने मां के पास, पिता के पास स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। वहां कहीं खेल में झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, तुरंत दौड़ के आता है मां के पास, पिताजी के पास। पहला क्या मिलता है उसको वहां पे? सुरक्षा। मां का ध्यान रहता है इसको संस्कार कैसे देना। संस्कार ये क्या चीज है? पुणे में एक विश्व की बड़ी श्रेष्ठ ऐसी नृत्यांगना है, सुचेता चापेकर, ऐसा उसका नाम है। उसके शिष्य अमेरिका और फ्रांस में को पढ़ाने के लिए गए। उसके नानी की कहानी है। वो बताती थी, मेरे मां को मेरी नानी जब वो उसकी चोटी बनाती थी, तो चोटी बनाने के कितना समय लगता है? तो चोटी बनाते समय गीता का एक श्लोक बोलती थी, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। बस हो गया, चोटी हो गई, जाओ खेलने के लिए, चोटी हो गई, जाओ स्कूल में। उसने कहा ये चोटी बनाते बनाते मेरे मां को 18 अध्याय कंठस्थ हो गए। आज हमारे सामने समय की समस्या है, तो ऐसे सहज उपाय से हम संस्कार कर सकते हैं। माता अमृतानंदमयी के स्वयं की जीवन की कहानी है। वो जब छोटी थी, पाठशाला में पढ़ती, एक दिन एक पेंसिल लेकर घर में आई। मां के ध्यान में आया कि अपन ने दी हुई नहीं। तो माता अमृतानंदमयी छोटी बालिका मां को उत्तर देती है, मैंने ये चोरी करके नहीं लाई हूं, स्कूल के कंपाउंड पर पड़ी थी, वो मैं लेकर आई। उसकी मां बोलती है, ये पेंसिल किसकी है? ऐसा तूने स्कूल में पूछा था किसी को? ये बिना पूछ के लाया, मतलब तूने चोरी करके लाया है। माता स्वयं अपने जीवन की घटना बताती है और बोलती है,
कि उस समय मेरे मां ने मेरे को मेरी जो गलती हुई थी उसको ठीक किया, इस कारण बड़े होने के बाद बड़ी क्रिमिनल बनने से मैं बच गई। कौन बता रही है ये? हमारे सामने प्रश्न है। ये जो अभी लंबी सूची हमने पढ़ी, विटामिन डिफिशियंसी की हम चर्चा करते हैं, दुर्बलता आती है, डॉक्टर के पास जाते हैं। परसों एक डॉक्टर साहब को मैंने पूछा आपके विटामिन के नाम पढ़ी, मैं आपको दूसरा नाम बता दूं जो आपके सिलेबस में है ही नहीं, स्वस्थ रहने के लिए वो चाहिए विटामिन। उस विटामिन का नाम क्या है? हमारे परिवार प्रबंधन का विटामिन है वो, उसका नाम क्या है? विटामिन डब्ल्यू। हाँ, ये कौन सा है विटामिन डब्ल्यू? यानी वाटर एंड वॉक। अभी मुंबई के एक डॉक्टर है चंदन वाले, गवर्नमेंट मेडिकल में डीन है, उनको पूछा मैंने कौन से पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं? बट किडनी से रिलेटेड ऐसे पेशेंट की संख्या बढ़ रही है बहुत, युवक युवती सब। कारण क्या है ये बताया, वाटर का इंटेक कम हो। तो ये छोटी बातों की तरफ हमारा ध्यान है क्या, हमारी जीवन शैली? और इसलिए ये कुटुंब प्रबोधन विषय बड़ा सरल और आसान करने के लिए हमने उसके कुछ सूत्र बनाए हैं। एक कबीर का दोहा तो हम सबको मालूम है, आपने सुना है, मैं उसका आधा बोलता हूं, आप उसको पूरा कर दीजिए, मैं भी यहां से उसको पूरा करूंगा। साईं इतना दीजिए जाके मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हमको देखना है कि सच में मेरा घर ऐसा है क्या। ये सब मालूम है, हर बार हमको देखना है कि मेरा घर ऐसा है क्या। कुटुंब प्रबोधन में ये सारे जो प्रश्न समस्याएं हमने चर्चा की, उसके समाधान के रूप में पहला चरण यानी कुछ छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान दें। जैसे संस्कार वाली बात की, इसके तरफ ध्यान बढ़ाना। अपने ही दिल्ली में एक मंजीत सिंह गिल करके है, वो एक सेमिनार था यहां पे दिल्ली में, सॉफ्ट पावर इस विषय को लेकर। सॉफ्ट पावर के माध्यम से हम विश्व के गुरु बन जाएगा भारत। तो उन्होंने बताया हमारे पूर्वजों को इतना बढ़िया ज्ञान था कि ये 6 ऋतु और अपनी जो 6 प्रकार की टेस्ट है, मीठा खाते हैं, नमकीन खाते हैं, तीखा खाते हैं, कड़वे का क्या वो आहार में रहता है क्या, इसको सारे को बहुत अच्छे ढंग से अपने आहार और ऋतु में बिठाना, ये हमारे पूर्वजों ने जान लिया है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों के तरफ घर में ध्यान कम होने से वो जो समस्याएं की सूची हमने पढ़ी है वो हमारे सामने आती है। अभी यहां पर अपने बंधुओं ने गीता का 12वां अध्याय का पाठ बोल दिया। हमको पूरी गीता नहीं बोलनी है, हमको वो जो शब्द है गीता, उसको लगातार बोलना है इस सभागार में सबको, बिना रुके जोर से। शुरू कीजिए, गीता 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 शुरू करो। हाँ, और जोर से, और जोर से। हाँ रुको, मुझे जो चाहिए वो मिल गया, इसलिए रोकने को बोली। क्या हो गया गीता का? त्यागी। मैं धन का त्याग वगैरह ये बात नहीं कर रहा हूं, आप ये डोनेशन देते हो, अच्छे गुण आपके पास है ही, इसलिए अभी कहीं कुछ कमी रह गई होगी तो उसको ठीक करने के लिए हम अपने कुटुंब प्रबोधन में 6 बातों के त्याग करने का आह्वान करते हैं। वो 6 बातें कौन सी हैं? तो पहला है आलस्य, दूसरा है सामाजिक गलत मान्यताएं, तीसरा है बौद्धिक जड़ता, इंटेलेक्चुअल इनर्शिया, चौथा है भय, फियर, 5वां है स्वार्थ और 6वां है अहंकार। मैंने कहा व्याख्या नहीं करूंगा,
सोचना है आपको, प्रबुद्ध लोग। अभी एक छोटी सी कहानी। एक राजा, सवेरे नींद खुली, खिड़की खोलकर थोड़ा सामने देखा तो एक बालक वहां से जा रहा था। बालक को देख के उसने अपनी गर्दन मोड़कर वापस कमरे में आने लगा तो खिड़की उसको यहां लग गई। तो राजा था, इसलिए तुरंत उन्हें आदेश दिया अपने सैनिकों को, वो लड़के के कारण मेरे सर को चोट आई, तुरंत जाओ उसको। आते हैं राजा के पास और फिर वो पूछता है, बताता है क्या क्या हुआ। तो ये बालक बोलता है, राजा साहब, मैंने भी जगने के बाद पहले आपका ही मुंह देखा, तो आपका मुंह देखने के कारण मुझे फांसी हो रही है, तो आपको क्या सजा मिलनी चाहिए इसके कारण? मैंने भी देखा ना, और मैं आपको सजा क्या दूं? हमारे यहां पर ऐसे एक चलन है, हा? ये बहू ऐसी आई और कुछ घटना हो गई, किसके कारण हुआ? उसके कारण। इसका मुंह देखने से मेरा दिन खराब हो गया, बिल्ली आड़ी गई, एक लंबी सूची बनाई है, ये छुआछूत वहीं से आया है, और इसकी कीमत अपना राष्ट्र कितने वर्षों से दे रहा है। एक बार घर में बैठकर मेरे परिवार से ऐसी जितनी भी गलत मान्यताएं वाली बातें हैं वो घर से बाहर निकालूंगा, वो घर में नहीं रहेंगी। ये कुटुंब प्रबोधन में हर घर में करने लायक बड़ी आवश्यक बात है। अब यह भी जिस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला, ऐसे गुजराती भाषा में बनी हुई फिल्म है हेलारो। हेलारो का मतलब है गरबा के लिए चलो। विषय यही है, कच्छ में एक गांव में गरबा पर प्रतिबंध था और इसलिए वहां की महिलाएं गरबा नहीं खेल सकती थी। एक शहर से युवती अच्छी पढ़ी लिखी, वो विवाह करके इस गांव में आती है और फिर वहां से एक बार जाते समय उसको रास्ते पर एक आदमी मूर्छा हुआ पड़ा हुआ ऐसा दिखाई देता है। तो ये तो शहर से पढ़ी लिखी ऐसी थी, इसलिए तुरंत वो उसको पानी पिलाती है। पानी पिलाने के बाद वो एकदम ऐसे होश में आता है और उसका मुख्य जो व्यवसाय था ढोल बजाने का, वो बड़ा खुश होकर ढोल बजाना शुरू करता है। जैसे ही ढोल बजता है तो ये वहां की जो नारियां थी उनको एकदम गरबा का मोटिवेशन मिलता है और वो गरबा नृत्य शुरू कर देते हैं। तो उनका ये रोज चलता है गांव में, इसकी चर्चा। लंबा नहीं खींचता हूं, समय की मर्यादा है। उसका मूल सार बताता है। गांव के मुखिया के ध्यान में आता है कि ये ढोल बजाने वाला जो है, इसके कारण हमारे यहां की महिलाएं ये बिगड़ रही है। कथा लंबी है, ज्यादा नहीं बताता उसको, वो देख सकते हैं आप। तय करते हैं कि इसको मारेंगे, इसको फांसी देंगे। ये बोलता है कि हां आप मुझे फांसी दे सकते हैं। ऐसे ही डांस करते समय एक बार वो गांव के महिला के पेट में ही बालक का मृत्यु होती है। उनको लगता है हाँ ये देखो ऐसा गरबा खेले ना, इसके कारण उनका बेटा मर गया। ये पढ़ी लिखी माता है, ये जाकर पूछती है क्या हुआ, तेरा पेट में बेटा मर गया ऐसा पता चला। तो ये लोग ने गरबा खेला इसलिए मर गए। तो बोलते नहीं, तो मेरा पति रोज मेरे को मारता था, लात मारता था, उसके कारण मेरे पेट में मेरे बेटे की मृत्यु हुई। सत्य क्या है, वहां ही जाती है पढ़ी लिखी महिला। ये सारा होने के बाद गांव तय करते हैं कि इसको फांसी की सजा देंगे। वो बोलता है कि ठीक है, आप मेरे को जिंदा जलाकर मार सकते हैं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त क्या है? ये ढोल बजाते समय, मेरा मुख्य व्यवसाय ढोल बजाना है, ढोल बजाते बजाते जब ढोल फट जाएगा तब आप मेरे को मारिए, तब आप मेरे को जलाइए। और ये ढोल बजाना शुरू करता है, पूरा गांव इकट्ठा होता है और ये ढोल लोग देखते रहते रहा कि कैसे ढोल फटेगा और कैसे हम इसको जलाएंगे। ये उस पिक्चर का पिक पॉइंट है, नेशनल अवार्ड मिला है। ये ढोल बजाना शुरू करता है
और ढोल बजते बजते जब आवाज ऐसे बढ़ती जाती है, लोग राह देख रहे फटेगा कब, और उसी समय ऊपर से बरसात शुरू होती है, अमृत वर्षा। गांव के लोग खुश हो जाते हैं। गांव का मुखिया बोलता है नहीं, इसको फांसी नहीं देना। इसके कारण कच्चा, आपको मालूम है वर्षा से पीड़ित ऐसा इलाका है, बोलता है इसके ढोल बजाने से ही यह अमृत वर्षा हुई है। यहां पिक्चर का एंड है। मेरा संकेत आपको यह है कि यह थोड़ा सा देखने की जरूरत है। समस्याओं के उलझन से कुछ नहीं होने वाला है।